अब आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे। तो कितने तरीके के रेफ्रिजरेशन सिस्टम आप जानते हैं, कितने तरीके का आपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़े हुए हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो फर्स्ट मैं लिख देता हूँ। देखो, आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम तो बहुत सारे हैं। फर्स्ट हम लिख देते हैं नॉन साइक्लिक। थोड़ा सा देखो, हमारा राइटिंग जो है ना सुंदर है, इसलिए समझने में तुम लोग को हो सकता है समय लगेगा। नॉन साइक्लिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि कई जगह हम क्या करते हैं कि सपोज दैट आप चीज़ों को ठंडा करना चाहते हैं, है ना। आपने देखा होगा गांव में जहाँ पे लाइट नहीं आती, वो लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स रखते हैं। बॉक्स में क्या करते हैं, आइस भर देते हैं और फिर उसी में कोल्ड ड्रिंक का बोतल डाल देते हैं। कस्टमर इज ऑलवेज मैटर, है ना, भगवान होता है। तो उसको खुश करने के लिए वो क्या करते हैं, आइस से ठंडा करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बोल दें कि रेफ्रिजरेशन यूजिंग आइस, तो क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि आपने आइस से ठंडा किया तो उसका टेम्परेचर बिलो द सराउंडिंग नहीं जाएगा, जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना। फिर आप बोलते हो रेफ्रिजरेशन बाय इवेपरेशन। रेफ्रिजरेशन बाय इवेपरेशन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, एग्जाम्पल दे के चलेंगे आपको समझ में आएगा। अभी आप गांव पे ही चले जाओ, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वो साइक्लिक प्रोसेस मतलब आपका कहीं ना कहीं एक इनपुट लगेगा, कंप्रेसर लगेगा, बिजली से चलेगा, है ना। घड़ा देखते हैं, घड़ा, घड़े में क्या होता है, घड़े में पानी ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है? क्योंकि घड़े घड़े का जो सरफेस होता है पोरस सरफेस होता है, तो उसकी कैपेसिटी मतलब वहां पे कैपेबिलिटी होती है कि वाटर पार्टिकल फ्रॉम द इनर टू द आउटर सरफेस पे जा सकता है। आउटर सरफेस में जाने के बाद ये पार्टिकल ड्यू टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस इवेपरेट हो जाता है, जो कि बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इवेपरेशन की वजह से वो हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द अनदर पार्टिकल ऑन द सेम सरफेस, ठीक है ना। घड़े की जो सरफेस होती है, सपोज दैट ये घड़े का सरफेस है। अब यहाँ पे एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, अब ये पार्टिकल इवेपरेट हो गया तो हीट इसी से ले लिया, बगल वाले पार्टिकल से हीट लेके इवेपरेट हो गया, तो जिससे हीट लिया उसका टेम्परेचर डाउन हो गया। तो इस तरीके से आप देखो कि जो घड़े में पानी अगर आप भरोगे तो थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा 24 घंटे में, और वो जो पानी इवेपरेट हुआ उसकी वजह से बाकी के पानी का टेम्परेचर कम हुआ, तो रेट ऑफ इवेपरेशन, ठीक है ना। थर्ड आप देखते हैं रेफ्रिजरेशन बाय ड्राई आइस। अब ये ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस वो नहीं, जाम जाम वाली ड्राई आइस नहीं, है ना। तो ड्राई आइस क्या होता है कि आपका जो CO2 होता है, यस CO2, उसको हम सॉलिडिफाई कर देते हैं, वो आपकी ड्राई आइस होती है, और फिर उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे आप आइस को यूज़ करते हैं ना जाम को ठंडा करने के लिए, ऐसे ही हम ड्राई आइस को यूज़ करते हैं कई जगह, मैनी एप्लीकेशंस आते हैं, ठीक है ना। तो इसका टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है ना। तो ये आपका रेफ्रिजरेशन है। तो देखो इन सभी में हमने क्या किया, कूलिंग प्रोसेस किया विद आइस, कूलिंग प्रोसेस किया विद इवेपरेशन घड़ा, कूलिंग प्रोसेस किया विद ड्राई आइस, कूलिंग प्रोसेस किया बिलो द सराउंडिंग, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसीडर एज कूलिंग ओनली। ये सिर्फ कूलिंग में कंसीडर नहीं होगा, ये रेफ्रिजरेशन में कंसीडर होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो बार बार हम यही कहेंगे कि पूछते रहिए, ठीक है ना। फिर आते हैं सेकेंड, अब आते हैं साइक्लिक, साइक्लिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। साइक्लिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सबसे पहले आपका आ जाता है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो देखो साइक्लिक मतलब आपका एक थर्मोडायनामिक साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स में आपने भी पढ़ा है कि अगर साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपेंशन, कंप्रेशन, हीट एब्जॉर्बिंग, हीट रिमूविंग, इस तरीके का चलता है। तो ये आपका एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, दैट इज ऑल्सो अ साइक्लिक प्रोसेस, और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इनपुट की ज़रूरत होती है ना। फिर दूसरा है आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो हम इसको VC लिख देते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। तीसरा हम लिखते हैं वेपर एब्जॉर्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एब्जॉर्शन, ठीक है ना, एब्जॉर्ब करने वाला, दैट इज द थर्ड वेपर एब्जॉर्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अगर किसी को कोई डाउट हो तो देखो पूछते रहो।
क्लियर है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप पूछ लेना एंड हम वहाँ रिप्लाई करेंगे। अब देखो ये तो लाइव सेशन नहीं है, जल्दी लाइव सेशन भी होगा, ठीक है ना? तो अभी तो ये है कि आप लोग का मिड टर्म आने वाला है, फटाफट पढ़ लो। अभी लाइव होने का मतलब भी नहीं है, कुछ लोग वन नाइट फाइट करते हैं, तो आपके वन नाइट फाइट के चक्कर में कहाँ पे हम रात में आएंगे, है ना? तो ये आपका, फिर उसके बाद अब थर्ड कर देते हैं अदर रेफ्रिजरेशन। तो अदर रेफ्रिजरेशन में कई सारे सिस्टम आ जाते हैं, जैसे आपके स्पेशल केसेस में कंसीडर होते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो एक आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में वर्टेक्स, जहाँ पे हमारा एंट्रोपी को हम बराबर करके टेम्परेचर हमने ड्रॉप कराया था, ठीक है ना? अभी करेंगे, डिस्कस करेंगे वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम, है ना? फिर आता है आपका बी मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फिर आता है सी स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? अगर हाँ, एक और इम्पोर्टेंट, अगर आपने अपना नोट्स नहीं बनाया तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत दिक्कत आने वाली है आगे जाके। और ये आप चाहे तो पूछ लें और चाहे तो देख के समझ लें कि जो आपके सीनियर्स या आपके फ्रेंड सर्कल में वो लोग हैं जो काफ़ी कैपेबल हैं, या कैपेबल तो देखो सारे ही होते हैं, एफर्ट की बात होती है और डायरेक्शन की बात होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, नोट्स ज़रूर बना के लें, क्योंकि अपना नोट्स जब होता है ना, अभी पता चले 3 महीने बाद या नेक्स्ट ईयर हो सकता है 4th ईयर में हमने गेट की तैयारी करनी है या ईएससी या पीएसयू कुछ भी तैयारी करनी है। तो अभी क्या है कि मैं फिर से बुक उठाऊँगा, फिर से मैं उसमें शॉर्ट लिस्ट करूँगा और फिर से उसको पढ़ूँगा। दैट इज़ टू मच डिफिकल्ट। मेरा ही सेल्फ रिटेन नोट्स होगा तो मुझे पता होता है कि स्टार का मतलब क्या होता है, हैशटैग का मतलब क्या होता है, जो चीज़ टॉप राइट कॉर्नर पे लिखी है वो क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है या रिमेंबर होती है, आउट ऑफ सिलेबस होती है। इत कई सारे सिग्निफिकेंस होते हैं और कई सारे नोटेशंस होती हैं जो सिर्फ़ आपको पता होती है। तो इसलिए सेल्फ रिटेन राइटिंग मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये मान के चलो कि अगर ये नहीं है ना, तो सब कुछ बहुत टफ होने वाला है। फिर उसके बाद आते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक। ये आपके कुछ-कुछ रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो डिफरेंट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं बोलेंगे इसे। दैट इज़ नॉट द क्लासिफिकेशन, दैट इज़ द वेरियस टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम व्हिच इज़ यूज्ड इन नाउअडेज़, ठीक है? जो मोस्टली यूज़ होते हैं। तो अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है सो यू कैन राइट इट हियर, ओके? नाउ नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एप्लीकेशन भी लिख लेते हैं। तो एप्लीकेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तो जैसे ज़्यादा नहीं पूछा गया है, हमको पता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन सम एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, दैट्स इट, ठीक है ना? एप्लीकेशन के रेफ्रिजरेशन, एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है? देखो अब ये आपको लिखना है, जैसे कि आप फूड को स्टोरेज करने में रखते हैं, आइस को मैन्युफैक्चरिंग करने में रखते हैं, और मेडिसिन्स और ये जो आपके इंजेक्शन वगैरह होते हैं इनको स्टोर करने के लिए आपको कूलिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है ना? आप व्हीकल में, कार में, ट्रेन में, ट्रक में हाँ, कुछ-कुछ ट्रक में यूज़ होता है, एरोप्लेन में, सब जगह। तो इसको आप बोल सकते हैं एयर कंडीशनिंग फॉर ह्यूमन कम्फर्ट टर्म आएगा, ठीक है ना? तो ये भी आपका एक तरीके का एप्लीकेशन हो जाता है। फिर उसके बाद आप बोलते हैं कि अ, कंस्ट्रक्शन में भी कई जगह यूज़ होता है, ठीक है ना? और आपका मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल वगैरह में भी आपका रेफ्रिजरेशन यूज़ होता है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो लैपटॉप वगैरह होते हैं उधर पे भी आपका कूलिंग उधर पे आपको लगेगा कि कहाँ यूज़ होता है। देखो, जो कॉर्पोरेट ऑफ़िस होते हैं जहाँ पे कई सारे, या कस्टमर केयर सर्विसेज़ होते हैं, या आपके जो भी कॉल सेंटर वगैरह होते हैं, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे हमेशा एसी की रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट बिकॉज़ टू मेंटेन या टू इंक्रीज़ द लाइफ ऑफ द रेफ्रिजरेशन, लाइफ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, सो दैट बहुत सारे आपके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना? तो ये भी एक क्वेश्चन था।